9 अगस्त 2024 की वो मिडनाइट हम भारतीयों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ओलंपिक्स का जेवलिन थ्रो का वो फाइनल कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता, क्योंकि जहां पर एक तरफ हम सभी भारतीय नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल की आस लगाए हुए थे, वहीं पर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने आउट ऑफ द सिलेबस जाके वो भयानक थ्रो फेंक कर सभी भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी मॉन्स्टर थ्रो के टेक्निकलिटीज को बारीकियों से समझेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के नजरिए से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल रेंज, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहां पे जो u है वो है स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन, जिस स्पीड से हम थ्रो करते हैं किसी भी बॉल को। तो जितना ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा रेंज होगी। और दूसरा जो पैरामीटर है साइन 2 थीटा, थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पे हमने जेवलिन या किसी भी चीज को थ्रो किया वो डिसाइड करता है हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल की। तो साइन 2 थीटा भी जितना ज्यादा होगा उतना ही हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा होगी। और तीसरा जो फैक्टर है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि डिनोमिनेटर में है। जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा उतना ही हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा होगी। पर क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो जो भी एथलीट्स हैं वो इन्हीं दो चीजों पे वर्क करते हैं कि स्पीड ज्यादा से ज्यादा अचीव करें थ्रो की, और थीटा इस तरह से ऑप्टिमम हो कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अचीव हो पाए, जिससे रेंज उतनी ही ज्यादा हो। तो थियोरेटिकली जब हम इसको देखते हैं तो आर की वैल्यू मैक्सिमम तब आती है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आर की वैल्यू मैक्सिमम, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू थियोरेटिकली 45 डिग्री हो सकती है। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। बट यहां पे इस थियोरेटिकल डिस्कशन में हम एक चीज को नजरअंदाज करते हैं, वो है एयर रेजिस्टेंस और एरोडायनेमिक्स। क्योंकि अगर हम किसी स्पीड से अगर थ्रो करते हैं तो एयर उसको अपोज करती है, उसकी स्पीड को कम करती है। तो उस केस में जो एंगल है वो 45 डिग्री ना होने की बजाय ऑप्टिमम एंगल, जो प्रैक्टिकली जो ऑप्टिमम एंगल होना चाहिए कंसिडरिंग द एयर रेजिस्टेंस, वो 34 डिग्री से 36 डिग्री के आसपास होना चाहिए। सो जितना 34 या 36 के बीच में अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा उतना ही दूर जेवलिन जाके जमीन पे गिरेगा। अब उस मॉन्स्टर थ्रो की बात करते हैं जो अरशद नदीम ने अब तक नहीं फेंका था, और इस ओलंपिक्स में 90 को मीटर को क्रॉस करके ऐसा टारगेट सेट कर दिया कि जिसको अचीव करना नीरज चोपड़ा और बाकी सभी एथलीट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो देखिए, दो चीजों पे, जैसा कि मैंने बताया, दो चीजों पे वर्क करते हैं एथलीट्स। एक तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जितनी ज्यादा हो, और दूसरा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि ऑप्टिमम के जितना करीब होगा उतना ही बेस्ट रिजल्ट हमें मिलेंगे। 34 से 36 डिग्री के आसपास रेंज मैक्सिमम मिलेगी। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि नीरज चोपड़ा ने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट 34 टू 36 डिग्री के बीच में अचीव किया था। द बेस्ट पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नीरज चोपड़ा ने अचीव किया, उसके बावजूद भी उसका थ्रो 90 मीटर को टच नहीं कर पाया। जबकि
अरशद नदीम के थ्रो में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो अराउंड 31.76 डिग्री था, 34 से भी कम, ऑप्टिमम के से बहुत दूर। उसके बावजूद भी उसने 92.97 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ऐसी क्या चीजें अरशद नदीम के फेवर में क्या काम की जो कि नीरज चोपड़ा के फेवर में नहीं काम करी। तो पहली जो फैक्टर है वो है बॉडी वेट, क्योंकि सारे एथलीट्स अगर स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, रनवे पे रनअप लेते हैं। जितना ज्यादा रनअप लेंगे और जितना ज्यादा अपने जेवलिन को पीछे खींचेंगे, जितना ज्यादा मोमेंटम देंगे, उतना ही स्पीड ज्यादा पकड़ेगा जेवलिन और ज्यादा रेंज पे जा पाएगा। तो आपने देखा भी होगा कि नीरज चोपड़ा रनअप लेते लेते उसमें चांसेस होते हैं कि जब रनअप लेते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि फाउल होने का बहुत बहुत चांस होता है। बॉडी इम्बैलेंस बहुत इजीली हो जाती है क्योंकि वो इतना तेजी से दौड़ते हुए आते हैं, इतना तेजी से रनअप लेते हैं, तो वो बॉडी का इम्बैलेंस होने की वजह से फाउल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नीरज चोपड़ा के साथ यही हुआ कि ज्यादा तेजी से थ्रो फेंकने के चक्कर में 6 में से 5 नीरज चोपड़ा ने फाउल किए और बॉडी आप जैसे ही थ्रो करने के बाद बॉडी इम्बैलेंस होने की वजह से वो गिर जाते थे, ना चाहते हुए भी वो लाइन को टच कर जाते थे। बट अरशद नदीम का बॉडी वेट 95 केजी होने की वजह से, उनकी बॉडी में स्टेबिलिटी होने की वजह से वो अपने रनअप पे बिल्कुल भी काम नहीं करते। सारा का सारा कंसंट्रेशन अपने एंगल और स्पीड को इंप्रूव करने में वो लगा देते हैं। उनको देखा भी होगा आपने जेवलिन थ्रो करते हुए, वो ज्यादा तेज नहीं भागते, वो बिल्कुल आराम से सिंपल तरीके से चलते हुए आते हैं और थ्रो करते हैं। तो क्योंकि उनकी बॉडी में स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उनका बॉडी वेट ज्यादा है, तो ये चीज नीरज चोपड़ा के फेवर में काम नहीं करी और ये नदीम को इस चीज का एडवांटेज मिला। दूसरा जो फैक्टर काम करता है वो है हाइट। भले ही आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सही अचीव किया हो, ऑप्टिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अचीव किया, पर हाइट की वजह से, और इसलिए वो ऑप्टिमम एंगल 34 से 36 डिग्री होता है, क्योंकि हाइट से अगर थ्रो करते हैं तो वो जो ऑप्टिमम एंगल है वो थोड़ा कम हो जाता है, वो 45 डिग्री से कम हो जाता है, तो इसलिए 34 से 36 आता है। तो हाइट होने की वजह से वो एंगल 34 से 35 ऑप्टिमम होता है। तो नदीम की हाइट कंपैरेटिवली थोड़ी नीरज से ज्यादा है। नीरज की जो हाइट है वो है 5.11, बट नदीम की हाइट है 6.3। तो हाइट ज्यादा होने की वजह से ज्यादा ऊंचाई से अगर थ्रो फेंका जाए तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और साथ में हाइट के साथ साथ जो तीसरा जो फैक्टर है वो लेंथ ऑफ द आर्म, क्योंकि हाइट ज्यादा है तो लेंथ ऑफ द आर्म भी कंपैरेटिवली नदीम की ज्यादा है। उसकी वजह से वो ज्यादा हाइट से थ्रो फेंकने की वजह से भले ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उनका सही नहीं रहा हो, उसके बावजूद भी 2 बार नदीम ने 90 प्लस मार्क को टच किया। और जो बेस्ट नीरज चोपड़ा ने अपने सीजन का बेस्ट थ्रो फेंकने के बावजूद भी वो उन्हें सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बारीकियां हैं। आई होप यू गाइज मस्ट हैव लाइक दिस, और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, पर प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड जय हिंद।